नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट अ क्रिटिक ऑफ W.B. Yeats एज अ मॉडर्निस्ट पोएट। W.B. विलियम बटलर यीट्स। तो क्रिटिक का यहाँ पे मतलब क्या है? क्रिटिक अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ समबडी समथिंग, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिक। तो आज हमें जो विलियम बटलर यीट्स पोएट हैं उन्हीं की राइटिंग को डिस्कस करना है कि उनकी जो पोइट्री है उन्होंने क्या उसमें स्टाइल यूज़ किया। ठीक है, अ पीस ऑफ राइटिंग दैट डिस्क्राइब्स, तो उनका जो क्रिटिक था उसे हमने आंसर में डिस्क्राइब करना है। उनकी राइटिंग में उन्होंने क्या स्टाइल लिया और कौन कौन सी चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। तो क्रिटिक से आप समझ गए कि दैट डिस्क्राइब्स गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ समबडी समथिंग, मतलब उन्होंने जो पोइट्रीज लिखी हैं उसमें कुछ चीज़ें, मतलब जो लोगों की, जहाँ प्लेसेस की, जहाँ आइडियाज़ की जो क्वालिटीज़ हैं उस पे भी उन्होंने फोकस किया है। अगर कुछ उन्हें गलत दिखा है तो उस पे भी उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है, राइट अ क्रिटिक। चाहे वो उन्होंने कुछ अपनी राइटिंग में एप्रिशिएट किया या जो भी किया, तो W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स की जो जिन्हें मतलब मॉडर्निस्ट पोएट भी कहा जाता है, तो हमें उनकी राइटिंग्स के बारे में लिखना है आंसर में। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? विलियम बटलर यीट्स वॉज एन आयरिश पोएट। ठीक है, वो आयरलैंड आयरिश नेशनलिज्म से बिलोंग करते थे। वॉज एन आयरिश पोएट, वन ऑफ द मॉडर्न पोएट्स। 3 कॉमन थीम्स इन यीट्स पोएट्री आर लव, आयरिश नेशनलिज्म एंड मिस्टिसिज्म। लव का मतलब सारे समझते हैं कि उन्होंने अपनी पोइट्री में लव को फोकस किया। सेकंड, उनकी मेन थीम जो रही है दैट इज आयरिश नेशनलिज्म। आयरिश नेशनलिज्म में हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो आयरलैंड था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था। तो जो आयरलैंड के पीपल थे उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए खुद को ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनसे आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पे जो भी वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई है, तो उसके ऊपर फिर ये हमारे जो विलियम बटलर यीट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत सारी पोइट्रीज लिखी हैं। तो इसलिए उनकी थीम्स में आयरिश नेशनलिज्म एक बहुत ही मेन उनका थीम रहा है उस टाइम पे। तो हम अपने आंसर में इस चीज को जरूर लेंगे। एंड मिस्टिसिज्म, यहाँ पे मिस्टिसिज्म का मतलब क्या है? द बिलीफ दैट यू कैन रीच कंप्लीट ट्रूथ एंड नॉलेज ऑफ गॉड और गॉड्स बाय प्रेयर, थॉट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट। तो उन्होंने अपनी पोइट्रीज में स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत फोकस किया है। गॉड, नेचर, जो मतलब कुदरत है, जो नेचर है, जो चीज़ें बनाई गई हैं, उन सभी को भी उन्होंने अपनी पोइट्री में मेनली लिया है। बट मॉडर्निज्म इज़ द ओवरराइडिंग थीम इन हिज राइटिंग्स। तो मॉडर्निटी आपको ज़्यादा दिखेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं कैसे। ही स्टार्टेड हिज लॉन्ग लिटरेरी करियर एज अ रोमांटिक पोएट। स्टार्टिंग में उन्होंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो उन्होंने एज अ रोमांटिक पोएट स्टार्ट किया। जैसे आपने यहाँ पे थीम देखा है लव, तो लव पे ही उन्होंने अपनी ज़्यादा पोइट्रीज वगैरह लिखी। एंड ग्रेजुअली इन्वॉल्व इनटू मॉडर्निस्ट पोएट। तो फिर धीरे धीरे वो उन्हें कौन सी शेप मिल गई? मॉडर्निस्ट पोएट की। क्योंकि जैसे हम यहीं पे आयरिश नेशनलिज्म को भी हमने डिस्कस किया है, तो उन्हीं के प्रेजेंस में ही वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उनकी फिर जो राइटिंग स्टाइल था वो चेंज हो गया। ही इज़ अ प्रोमिनेंट पोएट in the modern times for his sense of moral wholeness of humanity and history. हिस्ट्री में फिर वही आ गया आयरिश नेशनलिज्म
जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सारा कुछ अपनी उसके बाद की फ्यूचर पोइम्स में, पोइट्रीज में लिया। तो हॉलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी वही कि वो मेन उन्होंने नेचर को डिस्कस किया, ह्यूमैनिटी को डिस्कस किया, जो कुदरत के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं उन सभी को उन्होंने अपनी पोइट्री में लिया। T.S. Eliot was his contemporary poet. Contemporary poet मतलब who writes in a style that is flexible and often use free verse. Compared to traditional पोइट्री, ट्रेडिशनल पोइट्री में क्या होता है, मतलब भी एक जो फिक्स फ्रेम होता है, रूल्स होते हैं, उसे फॉलो किया जाता है। तो कंटेम्पररी पोइट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जो अपने स्टाइल में लिख रहा है, फ्री है, फ्लेक्सिबल है। तो टी.एस. इलियट, इट इज बिलीव दैट ईस्ट इज द सीड ऑफ मॉडर्निज्म, वेयर वो एक सीड थे, तो जिसे फिर जो इलियट को उन्होंने ट्री बता दिया कि उन्होंने सेम उसी बेस पे ही आगे सारा उनका भी मतलब पोइट्री स्टाइल जो है इसी तरह का रहा। अगर उन्होंने विलियम बटलर ने अगर एक बीज बोया था, तो इलियट जो है, टी.एस. इलियट, वो एक वृक्ष के रूप में उभरे। तो इलियट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ईस्ट, बोथ हैव सर्टन थिंग्स इन कॉमन। दोनों की पोइट्री में बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन रही हैं। बोथ आर इंटेंसली अवेयर ऑफ मैन इन हिस्ट्री, कि उन्होंने जो ह्यूमैनिटी है, जो मैन है, वुमेन है, मतलब मेन ह्यूमन बीइंग्स, तो हिस्ट्री में जो ये लोग रहे उनकी, टी.एस. इलियट की भी इस तरह की बहुत सारी पोइम्स रही जिसमें उन्होंने मतलब पर्सन्स को लिया, पीपल को लिया है। तो सेम एज विलियम बटलर एंड ऑफ द साउल इन एटर्निटी। तो स्पिरिचुअलिटी भी इन दोनों के पोइम्स में बहुत ज्यादा रही है। बोथ एट टाइम्स सी हिस्ट्री एज एन इमेज ऑफ द साउल, तो जिसमें उन्होंने हिस्ट्री को बहुत ही मेन अपना थीम लिया है। ईस्ट एज अ मॉडर्न पोएट, कैसे? Is like T.S. Eliot is a representative of modern poet and presents the spirit of the age in his poetry like Eliot. Yeats also uses myth. मिथ का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी फ्रॉम पास्ट, या फिर काल्पनिक, काल्पनिक भी हो सकती है, पास्ट से कोई एग्जाम्पल भी हो सकती है, जिससे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो पास्ट से लिया गया कोई एग्जाम्पल हो, ठीक है। जैसे आजकल हम लोग गीता से, रामायण से, कुछ भी इस तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस या पास्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं अपने फ्यूचर या प्रेजेंट को सुधारने के लिए, या फिर कभी हम मान लो बहुत दुखी है ना, तो कृष्ण भगवान जी के हम कुछ कोट्स वगैरह रिवाइज करते हैं, याद करते हैं जब, तो सेम इसी तरह के एग्जाम्पल्स, तो जिसे यहाँ पे मिथ कहा गया है, सिंबोलिज्म, ठीक है, सिंबल्स। कॉलकल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, एक होती है फ्रेम में लैंग्वेज जिसमें प्रॉपर वर्ब्स, फॉर्म्स, रूल्स सारे फॉलो होते हैं। तो कॉलकल लैंग्वेज जैसे सिंपल, जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं ही यहाँ पे एक फ्री लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। एंड लिटरेरी एल्यूजन्स, लिटरेरी एल्यूजन्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इनडायरेक्टली रेफर persons, ideas, places, etc. After the World War I, people got totally shattered and they suffered from frustration, boredom, anxiety and loneliness. तो वही जब आयरिश पीपल ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से खुद को आज़ाद करवाना था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो गए, दुखी हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, बहुत कुछ उन्हें सफ़र करना पड़ा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर से ही आप समझेंगे कि बहुत वो एक भयानक इंसिडेंट था, जिसमें शायद बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ लोगों ने खोया भी होगा। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, जब वो वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, तो लोग क्या हो गए, बहुत ही डिप्रेस्ड हो गए, लॉनली हो गए। तो ईस्ट ने अपनी ये भी सारी
अपनी जो उसकी फिर फर्दर पॉइम्स थी उसी हिस्ट्री को लेकर थी। different types of landscape to symbolize the spiritual and psychological states of modern man। तो फिर इसमें उन्होंने अपनी पोइट्री में लैंडस्केप, नेचर से कुछ इस तरह के सिंबल्स लेके स्पिरिचुअलिटी, लोगों की जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स थी उसे एनकरेज करने में उनकी जो पॉइम्स थी उन्होंने शायद बहुत हेल्प की। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम नेचर से कुछ मतलब बात करें, एग्जाम्पल्स लें, फॉर एग्जाम्पल के जैसे पानी है तो हम अपने बचपन में भी कुछ कविताएं पढ़ते आए हैं, है ना, कि जो जिंदगी है वो एक पानी की तरह ही है, चलते जाओ, ठीक है, दुख सुख सारे बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर रुक जाओगे एक ही स्टेट में हम भी बैठ जाएंगे कि नहीं पता नहीं अब कभी अच्छा भी होगा या नहीं। तो वो एक जो सिचुएशन होती है, जो अवस्था होती है, वो एक रुके पानी वाली हो जाती है। तो रुका हुआ पानी क्या करता है, स्मेल देनी शुरू कर देता है, बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए पोइट ने इस तरह के भी एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जो लाइफ है इसमें रुकना नहीं है, दुख सुख जो है वो चलते मतलब भी दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। तो उसने एक वाटर को एक मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, सिंबल, यहाँ पे सिंबॉलिक लैंग्वेज को मैं समझाना चाह रही हूँ कि पानी बहता पानी ही सभी को अच्छा लगता है, रुकता पानी तो बदबू देनी शुरू कर देता है। अगर हम सिंबल्स में नेचर में और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रीज लाइक कि अगर उनके पुराने पत्ते हो गए हैं तो शेड ऑफ हो जाते हैं, फिर से नए आते हैं, सीजन्स चेंज होते हैं, गर्मी आई है तो सर्दी भी आएगी, ऑटम भी आएगा, मतलब अच्छे वाला भी आएगा, है ना, सीजन। तो इसी तरह से सेम एज लाइफ। तो उनकी जो पोइट्रीज थी, उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर लोगों को स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजिकली उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड था उसे चेंज करने में बहुत हेल्प की। लेट अस एनालाइज सम ऑफ हिज पोएम्स टू ट्रेस आउट मॉडर्न एलिमेंट्स। उनके कुछ जो वर्क थे बहुत ही फेमस रहे हैं, उसमें मैं डिस्कस करना चाहूंगी। हिज मोस्ट फेमस वर्क द काउंटेस Kathleen 1892, The Land of Heart's Desire, The King's Threshold 1904 and Easter 1916। जो ये आयरिश वर्ल्ड वॉर रही है, ये उनकी मेन एक पोइम रही, ईस्टर, जो 1916 में लिखी गई थी, फ्रीडम ऑफ आयरलैंड पीपल फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ईस्ट सेंस ऑफ ह्यूमैनिज्म इज seen, which is another modern tract in literature, the horrible effects of war। ठीक है, इसमें अब जो पोइट है, वॉर से पहले भी वो लोगों को कुछ पर्सनली जानता था, ठीक है, तो उसने ये अपनी पोइम में डिस्क्राइब किया ईस्टर में कि सेम वही लोग अपनी मतलब एक, ठीक है, उसमें कुछ लोग उससे बुरे भी लगते थे, कुछ का वो मजाक भी उड़ाता था, मतलब हर किसी की अपनी एक पर्सनल लाइफ चल रही थी भी। वही कोई स्कूल, अगर कोई टीचर है तो स्कूल जा रहा है, कोई पोइट है तो कोई, मतलब हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, कैसे है, तो कुछ लोग उसे खलते थे, कुछ कैसे थे, मतलब ठीक है। लेकिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर उसके खुद मेंटल स्टेट में बहुत सारे चेंजेस आए, जो वो कह रहा है कि वही लोग जो उससे पहले भी ऐसे लगते थे, उसके बाद वो आफ्टर वर्ल्ड वॉर उन्हें, उनकी जो ब्रेवरी, उनकी जो एक निष्ठा थी खुद को, मतलब अपने वो आयरलैंड को आज़ाद करवाने वाली, फिर उसने उस पे बहुत अपनी एक एप्रिशिएशन उसने लिखा है, एप्रिशिएट किया है उन्होंने लोगों की ब्रेवरी को, कि वही जो लोग थे एक अपने में मतलब मस्त थे, जिंदगी जी रहे थे, तो एक ड्रास्टिक चेंज आया आफ्टर द वॉर। तो सेम वही चीज वो कह रहा है कि इसी तरह से ही जो हमारी लाइफ्स हैं, जो भी है, एवरीथिंग, कुछ रुकता नहीं है, तब्दीली एक बहुत मतलब ये होता ही है, ठीक है। वही सिंपल कि नेचर से हमें ये सब सीखने को मिलता है, सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, पुराने पत्ते गए हैं तो नए आते हैं, तो दुख आता है तो सुख भी आता है, ठीक है। तो इट्स चेंज जो है वो बहुत ज़रूरी भी है और होता भी है, ठीक है। तो उसने ये
लोगों से भी सीखा कि कैसे वही लोग जो जो जिनकी अलग अलग अपनी अपनी एक लाइफ थी, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो सभी की उसने निष्ठा को, सभी के वो ब्रेवरी को उसने बहुत अप्रिशिएट किया. एंड द सैड रियलिटीज ऑफ लाइफ पेव द वे ऑफ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्ट इन मॉडर्न लिटरेचर. हिज पोइट्री ऑल्सो abound in humanism. In his poem, he feels even for his rival. He says, he is died in Menton, France in 1939. 39 में वो उनकी डेथ हो गई. द मोस्ट सेलिब्रेटेड आयरिश पोइट, तो उन्हें एक आयरिश पोइट के रूप में जाना जाता है. सेलिब्रेटेड आयरिश पोइट ऑफ द सेंचुरी. The Nobel Prize in Literature 1923 was awarded to William Butler Yeats. तो विलियम बटलर यीट्स को लिटरेचर में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इन 1923 फॉर हिज ऑलवेज इंस्पायर पोइट्रीज. ठीक है, क्योंकि उनकी जो पोइट्रीज थी वो लोगों को इंस्पायर करने वाली थी, मोटिवेशनल थी. जिस तरह से आजकल हम लोग टेड टॉक्स सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो इसी तरह से पहले क्या होता था कि पोइट्रीज वगैरह ही जो हमारे ये पोइट्स थे इस तरह की लिखते थे कि लोगों को पढ़कर एक इंस्पिरेशन मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी. ठीक है, तो विच इन अ हाईली आर्टिस्टिक फॉर्म गिव्स एक्सप्रेशन टू द स्पिरिट ऑफ होल नेशन. आई होप स्टूडेंट्स this answer is clear for you all. Thank you.